हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल से स्टडी लाइन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम केमिस्ट्री में चैप्टर 1 का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं और जो चैप्टर 2 था उसका हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं। तो इसके बाद आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में क्या देखेंगे आप जान गए होंगे कि अम्ल क्षार एवं लवण, जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है, उसका VBS सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। यदि आपने इससे पीछे वाले सभी वीडियो को नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़े क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 2, जिसमें क्या देखें सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इसमें लगभग 20 प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको सभी समझ में आएगा। और हर एक क्वेश्चन को समझने का पूर्णतः प्रयास कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पहला क्वेश्चन कहता है कि अम्ल किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन अम्ल से ही शुरुआत होता है, ठीक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एसिड। आप सभी जानते हैं कि अम्ल का परिभाषा कोई खास नहीं दिया गया है। इसका परिभाषा गुण के आधार पर दिया जाता है। किसके आधार पर दिया जाता है? गुण के आधार पर दिया जाता है। तो हम भी इसका परिभाषा गुण के आधार पर ही देंगे। अम्ल किसे कहते हैं? आप जानते हैं कि अम्ल उसे कहते हैं जो कि स्वाद में खट्टा होता है, जो कि नीले लिटमस पतल को लाल कर देता है और साथ में जलीय विलयन में H+ आयन देता है। ये जो बात है जलीय विलयन में H+ आयन देता है, ये किसने कहा? आर्हेनियस ने कहा। तथा धातु पर इसकी अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। यहाँ पर आप यदि जानना चाहेंगे तो देखिए, यहाँ पर अम्ल का 4 गुण लिखेंगे। पहला कि यह स्वाद में खट्टा होता है, दूसरा कि यह नीला लिटमस पतल को लाल कर देता है, और तीसरा है कि यह जलीय विलयन में H+ आयन देता है, और चौथा है कि यह धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। यहाँ अगर 4-5 अभिक्रिया लिख दिए तो यही हो गया हमारा अम्ल का परिभाषा। और यहाँ 3-4 उदाहरण दे दिए। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक, दूसरा HNO3 यानी नाइट्रिक, और तीसरा है H2SO4 जिसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक। और यही था हमारा अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल की परिभाषा। और इसी तरह आप क्षार की भी परिभाषा दे सकते हैं। देखिए क्षार में क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि क्षार वह पदार्थ है जो कि स्वाद में कड़वा होता है, जो कि लाल लिटमस पतल को नीला कर देता है, और साथ में जलीय विलयन में OH- आयन मुक्त करता है। और यह क्या होता है, और यह मतलब आप बोल सकते हैं इसका pH मान 7 से अधिक होता है। और साथ में इसका उदाहरण दे सकते हैं NaOH, KOH दे सकते हैं। इसके बारे में आगे लिखा गया, तो इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नहीं था कि क्षारक किसे कहते हैं। एक बात हम बात को बताते हैं कि क्षारक और क्षार में अंतर है। यदि आप समझते हैं कि क्षारक और क्षार एक ही है तो आप गलत है। क्षारक और क्षार में अंतर है, इसके बारे में आगे बताया गया है। यहाँ लिखेंगे कि क्षारक वह पदार्थ है जिसका स्वाद क्या होता है? कड़वा होता है। यहाँ क्या लिखा गया? जिसका स्वाद क्या होता है? कड़वा होता है। यहाँ देखिए पहला ये गुण है स्वाद कड़वा, और दूसरा कहता है कि ये लाल लिटमस पतल को नीला कर लेता है। तीसरा है कि इसका जलीय विलयन OH- आयन मुक्त करता है। चौथा है कि यह अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाता है, जो कि उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है, और साथ में जल भी बनाता है। देखिए यहाँ पर भी इसका 3-4 गुण लिख दिए। क्या लिखे कि क्षारक वह पदार्थ है जिसका स्वाद क्या होता है? कड़वा होता है, आप जानते हैं। और यह जो है क्षारक जो है यह लाल लिटमस पतल को नीला करता है, और साथ में अगर इसे जल में देंगे तो यह OH- आयन देगा। जैसे कि यहाँ उदाहरण ले लीजिए, NaOH को अगर हम जल में डालेंगे, H2O देखेंगे तो क्या हो जाएगा? Na+ होगा, Na+, और साथ में OH- देगा। हम देख लें कि यहाँ पर दे रहा है OH-, इसलिए क्या हो गया? क्षारक हो गया, ठीक। और साथ में यह यदि अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो ये लवण बनाएगा, और साथ में जल बनाएगा, जिसे बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। और यहाँ देखो उदाहरण दे दिया गया है NaOH, CuO, CaO, CaOH का होल ट्वाइस। और एक बात और कि CaOH का होल ट्वाइस किसे कहते हैं? इसका आंसर आप में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि लवण। देखिए चैप्टर का ही नाम था क्या? अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल के बारे में देख लिए, अम्ल के बारे में क्या किया? देख लिया। और उसके बाद क्षार के बारे में भी देख लेंगे, और साथ में अब इसके बाद लवण में देखते हैं। लवण किसे कहते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं साल्ट। देखिए लवण क्या होता है? लवण में कोई मतलब स्वाद ही नहीं होता। लवण मतलब पूरा उदासीन होता है। इसके बारे में कहें कि वे पदार्थ लवण कहते हैं। लवण उस पदार्थ को कहते हैं जो कि लिटमस पतल के ऊपर उदासीन होता है, यानी लिटमस पतल में उसे देने पर कोई मतलब रंग परिवर्तित ही नहीं होता। और यह धातु और अम्ल के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है। अगर अम्ल और यहाँ अगर कहता है कि अगर धातु और अम्ल के बीच अभिक्रिया कराएंगे तो हमें लवण मिलेगा। जैसे कि यहाँ देख लीजिए Zn, ये हो गया धातु, साथ में अम्ल दिए HCl, तो ये बन गया ZnCl2 बन गया, साथ में H2O। देखिए ये जो ZnCl2 है ये क्या है? हमारा लवण है, ठीक। जैसे आप देख सकते हैं कि NaOH+ दे देते हैं HCl, ठीक।
तो ये बन जाता है कि NaCl बन जाता है, प्लस में क्या बन जाता है H2O बन जाता है। हाँ देखिए NaCl जो है, NaCl क्या है, एक प्रकार का लवण है, ठीक। इसके बाद में हम विस्तृत अध्ययन आगे करेंगे, ठीक। सीधा इतना याद रखें कि लवण वे पदार्थ होता है जो कि मतलब उदासीन होता है, जिसका pH 7 के बराबर होता है, ये भी आप लिख सकते हैं। और यह धातु और अम्ल की अभिक्रिया के बाद उत्पन्न करता है। अब देखिए चौथा प्रश्न कहता है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों होता है। अब पता है कि यदि अम्ल को अगर हम जल में दे दें, यदि अम्ल को अगर हम जल में दे दें तो वह विद्युत का सुचालक हो जाएगा। अब कहता है ऐसा क्यों। ये क्या होता है कि यदि अम्ल को अगर हम, देखिए अब इसका आंसर सुनिए, यदि अगर हम अम्ल को जल में दे देंगे तो वह H+ आयन में टूट जाएगा, जिससे कि क्या होगा, यह मतलब इसमें विद्युत धारा का प्रवाहित हो जाए। देखिए पहले बात है, विद्युत धारा प्रवाहित कब होता है, जब उसमें आयन हो, आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है और इससे विद्युत धारा जाता है। और क्या होता है, जल में अम्ल को देने पर यह विद्युत और यह आयन में टूट जाता है, जिसके कारण इससे विद्युत धारा प्रवाह होने लगता है। इसके बाद में देखेंगे कि शुष्क अम्ल जिसे कहते हैं HCl, विद्युत का चालन नहीं करता है। अब देखिए यहाँ पर HCl का उदाहरण लिया गया है। HCl जो है ये विद्युत का चालन नहीं करता है। शुष्क अवस्था में यदि इसे मतलब सूखा रखा जाए तो यह क्या करता है, H+ आयन मतलब नहीं देता। यदि इसे जल में दे दिया जाए तो यह क्या करता है, H+ आयन विमुक्त करता है और अम्ल में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। और क्या होता है, और यहाँ लिखा गया कि अम्ल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा आसानी से बहने लगा, क्योंकि यहाँ पर आयन में टूट गया है। यदि कहीं आयन रहेगा तो उससे विद्युत धारा जाएगा ही जाएगा। तो कहता है उससे आगे H+ आयन से चलते जल से विद्युत धारा बहाती है, जल विद्युत का चालन करता है। इसलिए यहाँ लिख दें कि इसलिए हम देख लें कि इसका आंसर सिंपल भाषा में है कि जब अम्ल शुष्क अवस्था में रहता है तो वह विद्युत का चालन नहीं करता, जबकि इसे जल में डाला जाता है तो यह H+ आयन के रूप में टूट जाता है, जैसे कि आयन के रूप में टूटने पर यह विद्युत धारा का चालन करता है। सिंपल इसका आंसर हो गया, आप एक शब्द में याद कर सकते हैं इसका आंसर। और यहाँ पर 4 क्वेश्चन होगा, और यदि इसमें कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमें ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। और एक बात और, वीडियो कैसा लग रहा है इसके बारे में भी आप कमेंट कर दीजिएगा, तभी हम उस हिसाब से अपने आप को मॉडरेट कर पाएंगे। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि अम्लीय और भस्मीय मूलक क्या है। अभी हम देखते हैं कि अम्लीय और भस्मीय मूलक क्या, और साथ में इसका उदाहरण भी देना है। देखिए यहाँ पर कहता है कि अम्लीय और भस्मीय मूलक क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं कि लवण 2 आयनों से मिलकर बनते हैं। जो लवण होता है वो 2 आयन से मिलकर बनते हैं। इसके बारे में जानते हैं, एक होता है धनायन और एक होता है ऋणायन। कौन बनता है, लवण जो साल्ट होता है यह धनायन और ऋणायन से बनता है। धनायन किससे प्राप्त होता है, भस्म से प्राप्त होता है, और जो ऋणायन होता है ये अम्ल से प्राप्त होता है। भस्म से प्राप्त आयन को भस्मीय मूलक और अम्ल से प्राप्त आयन को अम्लीय मूलक कहते हैं। सीधा याद रखिए कि यदि अम्ल को तोड़ा जाएगा तो वह देगा मूलक देगा, जिसे कहेंगे अम्लीय मूलक, और यदि भस्म को तोड़ेंगे तो वह भी मूलक देगा, जिसे कहते हैं भस्मीय मूलक। जैसे कि उदाहरण ले लीजिए यहाँ पर, यदि सोडियम क्लोराइड यदि NaCl को तोड़ा जाए तो वो देगा Na+ और Cl- देगा। यहाँ पर Na+ जो है ये हो जाएगा भस्मीय लवण, और ये जो Cl- दे दिया ये हो गया अम्लीय मूलक, समझ गए। और ये यदि इससे आपस में मिला दिया जाए तो ये क्या बन जाता है, NaCl। इसका उदाहरण सिंपल था, सीधा याद रखिए कि क्या करेंगे। हाँ, यहाँ पर भस्म से प्राप्त आयन को भस्मीय मूलक कहते हैं और अम्ल से प्राप्त आयन को अम्लीय मूलक कहते हैं। सिंपल यहाँ था उदाहरण। और एक उदाहरण यहाँ पर देख लिया कि NaCl में कि NaCl के बनाने से Na+ बनता है, जो कि भस्मीय मूलक है, और जो Cl- है ये अम्लीय मूलक है। ठीक, समझ गए। तो चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसका सूत्र होता है NaHCO3। इसका सूत्र क्या होता है, NaHCO3 होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके बाद में आप जानते हैं जिसे बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। आपको पता है कि इसका 2 उपयोग लिखेंगे। देखिए एग्जाम में बहुत सारा मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछने का चांस बनाता है, जैसे कि व्यंजक शून्य दे देगा, बेकिंग सोडा दे देगा, उसका कहता है उपयोग लिख करिए। यहाँ इसका 2 उपयोग लिख देंगे, ये 2 नंबर के लिए काफ़ी है। यहाँ कहता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के 2 उपयोग नीचे लिखा गया। पहला कहता है कि सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में युक्त होता है। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इसको अग्निशामक के रूप में युक्त है, यानी जो मतलब अग्निशामक यंत्र होता है, आग बुझने का काम आता है कि यंत्र होता है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 एंटासिड। देखिए एंटासिड क्या होता है, एंटासिड मतलब पेट में यदि अम्ल ज़्यादा मात्रा में होगा तो हाँ अगर इसे दे दें तो ये उदासीन बना देगा, जिससे कि हमें राहत पहुँचा। ठीक, और ये एंटासिड के बारे में एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था, सब्जेक्टिव में पूछा था एंटासिड के बारे में। और ये क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव के लिए मतलब सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे देख लीजिएगा। ठीक, एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग पूछता था, इसे हम लिख देंगे। 2 उपयोग नीचे लिखा गया। पहला कहता है कि सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में होता है, अग्निशामक में इसका उपयोग करता है, अग्निशामक यंत्र लिख देंगे तो अच्छा होगा। दूसरा कहता है कि इसका उपयोग एंटासिड के रूप में होता है, सीधा लिख दीजिएगा, उतना कोई लंबा देने का काम नहीं है।
तो यहाँ पर ये छठा प्रश्न भी खत्म हो गया। देखिए यदि आपको समझने में कहीं भी दिक्कत हो तो आपने जो जल्द कमेंट कर दीजिएगा, तभी हम उसका सॉल्यूशन आपको दे पाएंगे। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। पता है कि ये क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि पीतल या तवे के बर्तन में दही जैसे खट्टे पदार्थ को क्यों रखना चाहिए। यदि आप घर में रहते हैं तो आप जानते हैं कि पीतल या तवा जैसा जो बर्तन है उसमें दही एवं कोई भी खट्टा पदार्थ है तो उसे डालना नहीं चाहिए। अब इसका क्यों होता है, इसका कारण आप आज जान जाएंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कि तांबा या पीतल के बर्तन में दही नहीं रखना चाहिए, दही या खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए। दही में क्या होता है, पहले आप जानते हैं दही में होता है लैक्टिक अम्ल, और ये जो तांबा है, ये जो तांबा और पीतल है, इसमें होता है धातु। और अगर ये धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, यहाँ देख लिए ये जो है दही ले लीजिए अम्ल और ये कॉपर होगा धातु, अगर ये दोनों मिलेगा तो बना देगा कॉपर लवण और साथ में बनेगा हाइड्रोजन, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब हमारे लाभ मतलब हानिकारक है, इसलिए कहता है कि नहीं डालने चाहिए। और यहाँ पर देख लीजिए क्योंकि दही खट्टा होता है, तवे के साथ दही की अभिक्रिया होने से धातु के लवण बनते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब हमारे लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए उसे मतलब हमें नहीं डालना चाहिए। ठीक, यहाँ पर आप जानेंगे पीतल या तवे के बर्तन में दही जैसे खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए। क्योंकि इसका कारण है कि दही होता है खट्टा और जो तांबा या पीतल होता है ये तो आप जानते हैं कि ये होता है धातु, और धातु अम्ल से अभिक्रिया करके बनाता है क्या बनाता है, धातु के लवण और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाता है, जो कि हमारे लिए हानिकारक है। ठीक, समझ गए, इसका उत्तर समझ गए, तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। और यदि आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को। अब कहता है कि अगला प्रश्न, केक या पाव रोटी। आप जानते होंगे कि केक या पाव रोटी बनाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग होता है। बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, NaHCO3 होता है इसका। कहता है कि केक या पाव रोटी बनाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर बनाना कारण हमें बताना है, इसके बारे में कहेंगे कि बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल से बना होता है। ये जो बेकिंग पाउडर होता है NaCO3, ये किससे बनाता है, बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल से बना देता है। और ये टार्टरिक अम्ल ऑब्जेक्टिव याद रखिए, टार्टरिक अम्ल किसमें पाया था, इमली में पाया था। ठीक, आप याद रखना चाहते हैं तो रख लीजिए। ठीक, अब बताइए टार्टरिक अम्ल और बेकिंग सोडा से बना होता है। जब इसे जल में मिलाया जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। कौन, ये जो बेकिंग पाउडर है, अगर इसे जल में मिलाया जाएगा तो ये CO2 गैस देता है। ठीक, और ये ऑब्जेक्टिव के इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ देखिए समीकरण लिख दिया कि NaCO3 प्लस यदि से हाइड्रोजन मतलब मिलाएंगे तो ये देगा क्या, यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर H2O होगा। ठीक, और तो ये देगा कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में देगा अम्ल का सोडियम लवण देगा। ठीक, अब कहता है कि इस अभिक्रिया मतलब कि यह जो अभिक्रिया है इसमें बनता है CO2, जिसके कारण जो होता है केक होता है ये बहुत फुला होता है, इसलिए इसका उपयोग करते हैं। सीधा से देखिए एक बार फिर से समझने का प्रयास किए। अब कहता है कि एक बार फिर से समझ लीजिए, कहता है कि बेकिंग पाउडर जो है ये बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का बना होता है, और यदि इसे जल में मिलाया जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये बहुत मुलायम रहता है, किसको, केक या पाव रोटी को बहुत ज़्यादा मुलायम लगता है, और ये स्पंजी बनाता है, जिसके कारण इसका उपयोग करते हैं केक या पाव रोटी बनाने में। ठीक, समझ गए, तो चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाए। अब देखिए यहाँ पर उपयोग वाला प्रश्न एक और चला है कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग क्या है। ठीक, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, CaOCl2 होता है। इसका सूत्र क्या होता है, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, देखिए उपयोग वाला प्रश्न पूछता है। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। और एक और क्वेश्चन है, इसी में देखिए एक और क्वेश्चन देखता है कि ये कैसे बनाया जाता है। ठीक, ये कैसे बनाया जाता है और इसका साथ में उपयोग लिखना है। ठीक, इसके बारे में लिखेंगे कि शुष्क बुझा हुआ चूना कैसे कहते हैं, CaOH का हॉट ट्वाइस, और बुझा हुआ चूना और बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं किसे, CaO को कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं। कहता है कि यदि CaOH का हॉट ट्वाइस यानी सूखा हुआ चूनों पर यदि क्लोरीन गैस डालते हैं तो हमें बन जाता है CaOCl2 बन जाता है। ठीक, यहाँ देखिए अभी यहाँ अभिक्रिया लिख दिया गया है, CaOH का हॉट ट्वाइस में अगर क्लोरीन देंगे तो ये बन जाएगा विलंजक चूना, साथ में बनेगा जल। ठीक, समझ गए। यहाँ पर इसे बनाने की विधि जान के देखें, बनाने में सिंपल कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर क्या करते हैं, बुझा हुआ चूना लेते हैं, साथ में इस पर क्लोरीन गैस दे देते हैं, जिससे बन जाता है विलंजक चूना, साथ में बन जाता है जल यहाँ पर बन जाता है जल। यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर CaOCl2 का निर्माण हो गया। ठीक, और यही हमें बनाने का काम था तो बन गया। अब कहता है इसका उपयोग क्या होता है, पहला कहता है कि कपड़ा साफ करने में, कपड़ा को साफ विरंजित करने में, विरंजित मतलब समझिए कि वो साफ करने का एक प्रक्रिया। ठीक, दूसरा कहता है कि
कि यदि पीने वाले जल में जीवाणु है तो जीवाणु को मारने में यानी जल को शुद्ध करने में भी इसका उपयोग होता है। किसका? विरंजक शुल्क का, C और Cl2 का इसका उपयोग होता है। ठीक समझ गए? पहला होता है कि कपड़ा साफ करने में, दूसरा होता है कि पीने वाले पानी को मतलब शुद्ध करने में। ठीक, इस तरह आप लिख सकते हैं। ठीक, ये जो क्वेश्चन कहता था हम बता दें, एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। कहता है कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने का विधि, इसका बनाने का विधि क्या है? बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस दे देंगे तो यहाँ पर हमें बन जाएगा विरंजक शुल्क। और इसका उपयोग पहला है कि कपड़ा को साफ करने में, दूसरा क्या है इसका उपयोग है? पानी को साफ करने में। ठीक, यहाँ पर देखिए इसका उपयोग साफ करने में ही किया जाता है। तो इसलिए बढ़ते आगे, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक प्रतियोगी परीक्षा मतलब देखिए, यदि आपका कोई भाई 9 में है, 10 में है, या कोई प्रतियोगी परीक्षा जिस जवान नवोदय आदि का तैयारी कर रहा है तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके लिए इसके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटे को दबा लीजिए, तभी हम जब भी वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ताकि तनुकरण किससे कहते हैं? क्या कहते हैं? तनुकरण। यहाँ पर लिखेगा, यहाँ पर तनुकरण किसे कहते हैं इसके बारे में लिखते हैं। तनुकरण के सिंपल यहाँ पर मिला रहा है कि तनु को मिलाना। क्या कहता है? तनु को मिलाना। ठीक, इसके बारे में देख सकते हैं। कहता है कि कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है तनुकरण के बाद, फिर से देखते हैं तनुकरण किसे कहते हैं। इसके उत्तर में लिखेंगे कि जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में पलती इकाई की कमी हो जाती है, इससे कहते हैं तनुकरण। देखिए सिंपल बात है कि यदि जल है, जल में यदि अम्ल और क्षारक को मिलाएंगे, H2O में यदि अम्ल और क्षारक को मिलाएंगे, कुछ भी मिलाएंगे, तो उसके आयन जो है, उसका आयन H+, OH- कुछ भी है, उसमें क्या होता है? उसमें कमी होता है। और कहता है इसी कमी को क्या कहते हैं? तनुकरण कहते हैं। ठीक, और ये कमी पलती इकाई आयतन के हिसाब से होता है, जिसे कहते हैं तनुकरण। सिंपल बात है। देखिए एक बार फिर से समझने का प्रयास करें। कहता है कि यदि जल में अम्ल या क्षारक मिलाएंगे तो जो आयन रहता है अम्ल या क्षारक का, उसमें पलती इकाई आयतन में जो कमी आता है उसे कहते हैं तनुकरण। ठीक, तो देख लिए एक बार इस क्वेश्चन को। तो चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि H+ आयन के सांद्रता का जलीय विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए क्वेश्चन नहीं समझे, एक बार फिर समझ। देखिए H+ जो आयन होता है उसका विलयन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक, इसको उत्तर में लिखेंगे कि उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है, लेकिन हम गुण लिख लें। ठीक, दूसरा कहता है कि अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है, और दूसरा कहता है क्षारीय विलयन का pH मान 7 से ज़्यादा होता है। इस प्रकार H+ आयन की सांद्रता विलयन की प्रकृति देखिए। अब देखिए एक बार फिर से अब एक क्वेश्चन का समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन अब समझ में आया। ठीक, क्वेश्चन पूछता है कि H+ आयन जो है इसका क्या क्या उपयोग है, क्या क्या उपयोग है। ठीक, देखिए पहला बात, जो अगर हम H विलयन जो H+ आयन है अगर इसको उदासीन विलयन में दें तो इसका pH मान 7 हो जाए, और अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, और क्षार का pH मान वो 7 से अधिक होता है। ठीक, लेकिन ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है तो रखने दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। ठीक, अगला प्रश्न कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस ताकि प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हम जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा। ठीक, ये क्वेश्चन दूसरा ढंग से पूछता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से दूर रखना चाहिए, क्यों। ठीक, इसका उत्तर में लिखेंगे। पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते उसके बाद उस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। ठीक, यह कहेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से अभिक्रिया क्या करता है। ठीक, इसको उत्तर में लिखेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका सूत्र क्या होता है, जिसका सूत्र होता है CaSO4 × ½ किसका सूत्र होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 × ½ कहता है कि यदि इसे हम जल के साथ धरेंगे, यदि CaSO4 × ½ को जल के साथ धरेंगे तो ये क्या करेगा? तो ये जिप्सम बना रहे। देखिए यहाँ पर समीकरण लिख लें कि CaSO4 × ½ अगर इसे जल में देंगे तो ये बनाएगा क्या? CaSO4 बनाएगा 2H2O, और ये जो 2H2O बन रहा है यहाँ पर क्या बना? 2H2O। इसे कहते हैं क्या? इसे जगह कहते हैं जिप्सम, और ये जिप्सम जो है ये बहुत ज़्यादा कठोर है। ठीक, ये क्या है? बहुत ज़्यादा कठोर है। ठीक, इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम जिप्सम को इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से दूर रखा जाता है। ठीक, यदि इसे जल के साथ रखा जाएगा तो ये जिप्सम का निर्माण कर लेगा, इसलिए इसे नहीं रखा जाता। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए कि यहाँ पर लिखा गया है कि ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ अभिक्रिया कराने पर ये जिप्सम बनाता है, और ये लगभग आधे घंटे में ठोस बन जाता है, इसलिए इसको नहीं रखा जाता। ठीक, समझ गए। तो चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। नहीं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, तो आप देखिएगा, इंपॉर्टेंट है तो वीडियो लंबा होगा, और हम समझाते हैं तो अच्छा से, इसलिए वीडियो लंबा होता है। अब कहता है कि अगला कि जल की अनुपस्थिति में यदि जल नहीं है तो जो अम्ल है उसका व्यवहार अम्लीय नहीं होता। ठीक, एक बार फिर से क्वेश्चन को समझिए। यदि जल नहीं है तो
अम्ल जो है उसका व्यवहार अम्लीय नहीं होगा। ठीक, समझ गए। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में देखते हैं। पता है कि जल किसी अम्ल के विच्छेदन में सहायक नहीं होता, जिससे हाइड्रोजन, देखिए ये क्वेश्चन उल्टा सीधा लिख देगा। कहता है कि जो अम्ल है अगर इसे जल से दूर रखा जाए, तो ये अपना अम्लीय गुण नहीं दिखाता। इसका मतलब ये स्वाद में मतलब खट्टा नहीं होता, और इसका pH मात्रा से कम नहीं, मतलब ये अपना सारा गुण त्याग देता है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में देखिए। अम्ल अपना गुण कब दिखाएगा, जब ये जल में जाएगा और H+ आयन देगा। एक बार फिर से सुनिए, अम्ल या क्षार तभी अपना गुण दिखाएगा जब ये जल में जाएगा, H+ आयन देगा, OH- आयन देगा, या कोई भी आयन देगा। एक बार फिर से सुनिए कि कोई भी पदार्थ यानी अम्ल या क्षार तभी अपना गुण दिखाएगा जब वह आयन के रूप में टूटेगा। ठीक, एक बार फिर से समझिए कि जो अम्ल या क्षार तभी अपना गुण दिखाएगा जब वह आयन के रूप में टूटेगा। ठीक, यही यहाँ पर लिख दिया गया है कि जिसे हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है, कहता है कि जिसे हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न होता है, और यहाँ पर आयन उत्पन्न हुआ तो ये अपना गुण दिखाएगा। ठीक, समझ गए। देखिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल अपना व्यवहार क्यों नहीं दिखाता है, क्योंकि अम्ल अपना व्यवहार तभी दिखाएगा जब यह आयन के रूप में अयनीकृत होगा। ठीक, समझ गए। जल अपना गुण तभी दिखाएगा जब यह आयन के रूप में अयनीकृत होगा। ठीक, समझ गए। तो चलिए बढ़ते अगला प्रश्न की तरफ। ठीक, यहाँ पर अगला प्रश्न क्या कहता है। ठीक, और एक बात और, यदि आपको कोई भी प्रश्न में दिक्कत होगा तो आप बेहिचक कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट आपके लिए खुला रहता है, हम कमेंट को नहीं बंद करते, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, बेशक आपको उत्तर मिल जाएगा। अब कहता है कि खनिज और अयस्क क्या है। खनिज और अयस्क क्या कहता है, लोहा का 2 अयस्क का नाम लिखना और उनका सूत्र भी लिखना। देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअली धातु और अधातु चैप्टर का है, यानी जो आपके अगला चैप्टर है धातु अधातु उसका क्वेश्चन है। तो इससे हम खोल देते हैं, इसमें कोई मतलब आगे चैप्टर में से हम कंप्लीट करा देंगे, आप मतलब घबराइएगा। ठीक, तो हम देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है NaHCO3, इसका कहता है उपयोग लिखने के लिए, सूत्र नहीं इसका उपयोग, इसका सूत्र तो हम लिख दिए NaHCO3। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका सूत्र होता है NaHCO3। आपको पता है इसका उपयोग लिखने का, देखिए यहाँ पर 5-6 उपयोग लिख दिए। ठीक, देखिए पहला उपयोग होता है कि धातुओं से ग्रीस हटाने में, धातुओं में जो ग्रीस लगा रहता है उसको हटाने में किसका उपयोग करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। ठीक, समझिए। देखिए धातु में जो ग्रीस लगा रहता है उसको हटाने में किसका उपयोग करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप बोलिए तभी याद होगा, धातु से ग्रीस हटाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। ठीक, दूसरा कहता है कि साबुन बनाने में, आप साबुन देखने खाते हैं उसको अगर निर्माण करना है तो वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, अल्प मात्रा में, ये ऐसा नहीं कि पूरा इसका ही उपयोग करते हैं, अल्प मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा आप मार्जक बनाने, अब मार्जक के बारे में कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर में अच्छा से पढ़ना। अब अगला कहता है कागज़ बनाने में। पाँचवां कहता है कि कृत्रिम फाइबर बनाने में, यानी जो होता है एक होता है प्राकृतिक फाइबर और एक होता है कृत्रिम किसे कहते हैं, जो मानव द्वारा बनाया था, और जो प्राकृतिक होता है वो मतलब निर्माण होता है यानी भगवान द्वारा। ठीक, समझ गए। और ये 5 उपयोग था। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या उपयोग है। पहला लिखे कि धातु से ग्रीस को हटाने में, दूसरा कहता है कि साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, तीसरा है अपमार्जक जिससे, ठीक, और चौथा कहता है कि कागज़ बनाने में, पाँचवा कहता है कृत्रिम फाइबर बनाने में। ठीक, अब चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। और यदि आपको वीडियो समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और साथ में अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक, क्योंकि हमारा मेहनत भी कुछ सफल हो सके। अब बता यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है कि आयोडीन युक्त नमक की सलाह क्यों की जाती है। यदि आप कोई भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको हमेशा सलाह देंगे कि आप आयोडीन युक्त नमक खाएं, यानी नमक एक होता है नमक और एक जो नमक होता है उसमें आयोडीन युक्त है, यानी उसमें आयोडीन दिया रहता है। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे कि अब ऐसा क्यों करना चाहिए, इसके बारे में देखते हैं। देखिए जो आयोडीन युक्त होता है उसमें आयोडीन रहता है, उसमें क्या रहता है, आयोडीन रहता है। एक बार फिर से समझने का कि आयोडीन युक्त का सलाह क्यों जाता है, क्योंकि आयोडीन में आयोडीन पाया जाता है। यदि आयोडीन युक्त नमक है तो उसमें आयोडीन लगेगा, और यदि आयोडीन हमारे शरीर में जाएगा तो हमको घेंघा रोग नहीं होगा। तो हमें क्या होगा, घेंघा रोग नहीं होगा। इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि आप हमेशा जो नमक खाते हैं उसमें आयोडीन रहना चाहिए, क्योंकि शरीर में घेंघा रोग नहीं होगा। इसके बारे में आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे कि यदि शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो यहाँ पर घेंघा रोग हो जाता है। इसलिए हमें आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, और हम भी आपको सलाह देते हैं कि आप भी आयोडीन युक्त नमक खाएं। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखने के बाद पढ़ लेते हैं। कहता है कि आजकल आयोडीन युक्त नमक में उपयोग पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है, यानी आज के युग में आयोडीन युक्त नमक पर मतलब आदमी को कहला इस पर जोर दिया जा रहा है। आयोडीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, इसकी कमी से थायराइड जिसे बोलते हैं घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से अंतर घेंघा रोग होता है। साधारणतः नमक में थोड़ा पोटेशियम आयोडीन और पोटेशियम
पोटेशियम आयोडाइड मिला देने पर आयोडीन नमक बन। देखिए एक बात और देखिए, जो जो रहा नमक, उसमें अगर क्या क्या मिला देंगे तो हमें आयोडीन बन जाएगा। ठीक, आपको पता है कि अगर हम नमक में पोटेशियम आयोडीट और पोटेशियम आयोडाइड मिला देंगे तो जो नमक है वो बन जाएगा आयोडीन युक्त, और इसके सेवन से हमें आयोडीन की कमी नहीं होती, जिससे हमें कोई रोग नहीं होता। ठीक, इसलिए आप आयोडीन युक्त नमक खाया कीजिएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है कि कॉपर सल्फेट के शुष्क क्रिस्टल को गर्म करने पर उस पर क्या प्रभाव होता है। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि कॉपर सल्फेट जो यहाँ पर CuSO4 होता है, कहता है कि इसके शुष्क क्रिस्टल, यानी जो इसका क्रिस्टल होता है, यानी जो इसका कण होता है, अगर इसको गर्म कर देंगे तो क्या होगा इसके उत्तर में। देखिए ये क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन आप पहला बार देख लेंगे तब पर भी से बता रहे थे, क्योंकि क्वेश्चन आ गया तो हमें बताना आपका कर्तव्य है। यहाँ लिखेंगे कि एक शुष्क परख नली, यहाँ पर एक प्रयोग हो रहा, कहता है कि एक शुष्क परख नहीं, यानी सूखा हुआ परख नली में कॉपर सल्फेट के कुछ मतलब कुछ कण डालने पर उस पर स्पिरिट लैंप को गर्म कीजिए। गर्म करने पर इसका जो नीला रंग होता है ये समाप्त हो जाता है और यह श्वेत बन जाता है। कैसा बनता है, देखिए कॉपर सल्फेट का पहले नीला रंग होता है और अगर इसे गर्म करेंगे तो ये श्वेत हो जाता है। ठीक, परख नली की दीवार पर जल की बूंदें दिखाई पड़ती है। क्रिस्टल में 5 अणु जल होते हैं। जल को हटाने पर क्रिस्टल रंगहीन हो जाता है। अगर इस श्वेत पदार्थ पर जल की बूंद डाली जाए तो इसका रंग पुनः नीला। देखिए यहाँ पर एक प्रयोग वाला प्रयोग क्या हो रहा है, देखिए पहले इसको गर्म किया जा रहा है, उसके बाद इसका नीला रंग समाप्त हो रहा है और यहाँ पर इसका श्वेत रंग बन जाता है। और इस पर क्या होता है, और इसका मतलब, और इस पर मतलब जल की बूंद दिखाई पड़ने लगते हैं। क्रिस्टल में 5 अणु जल होते हैं। क्या होता है, क्रिस्टल यानी जो इसका क्रिस्टल होता है इसमें 5 अणु जल होता है। जल के हटाने पर क्रिस्टल का जो रंग होता है वो रंगहीन श्वेत हो जाता है। अगर इस मतलब श्वेत को फिर से उसमें डाल दिया जाए तो इसका रंग फिर से नीला हो जाएगा। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल में जल के अणु वर्तमान तक रहते हैं, इसका रंग नीला होता है। समझ गए क्या कहता है। देखिए ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यदि आप जानना चाहते हैं तो इसको हम साफ कर देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर घर में पढ़ लीजिएगा, हम आपको नहीं मना करेंगे। ठीक है, यदि आपको पढ़ने का मन है, ठीक, इसका आप लोग दिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली नहीं। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ बिना टाइम वेस्ट के। कहता है कि अस्पताल में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए कौन सा यौगिक उपयोग में लाया जाता है। सीधा आप जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि यदि टूटा हुआ हड्डी है तो उसको अगर जोड़ने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या। ठीक, इसको उत्तर में लिखेंगे कि अस्पताल में टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए जिस यौगिक का प्रयोग करते उसका नाम क्या है, बड़ी प्यारा सा नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका निर्माण पर पेरिस में हुआ था, इसका नाम पड़ गया पेरिस पर। कहता है कि इसमें रासायनिक दृष्टि से कैल्शियम होता है, कितना, कैल्शियम सल्फेट हेमी नाइट्रेट, यानी इसका नाम वाला रासायनिक क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। आप याद कर सकते हैं इसका सूत्र यहाँ पर लिखा कि CaSO4 × 1/2H2O। इसे भट्टी में जिप्सम को 343, यहाँ पर एक क्वेश्चन भी पूछता है कि जिप्सम का निर्माण कैसे होता है। ठीक, जिप्सम का निर्माण कैसे होता है कि यदि जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसा है। इसके उत्तर में लिखेंगे कि यदि जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म कर लिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा। लेकिन इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, या बोलता है 100 डिग्री सेल्सियस या बोलता है 120 डिग्री सेल्सियस। आप जब एग्जाम में आएगा तो आप इस तरह लिख दीजिएगा कि 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर गर्म करने पर, नहीं तो कोई कन्फ्यूजन होगा, नहीं तो कोई दिक्कत होगा। ठीक, यहाँ देखिए सूत्र लिख रहा है कि CaSO4 × 2H2O जो कि जिप्सम है, इसको अगर 373 डिग्री नहीं, अगर इसको 373 केल्विन पर, जिसे बोलेंगे 100 डिग्री सेल्सियस बोलेंगे, अगर इसको गर्म किया जाए तो हमारा बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, साथ में बन जाएगा जल। देखिए इससे क्या, इससे 3/4 भाग अणु क्या होता है, जो होता है जल का अणु उसे मतलब बाहर चल जाता है, तब बचता है हाफ, यानी आधा अणु बचता है, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। ठीक, समझ गए। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए विरंजक चूर्ण का क्या क्या उपयोग है, इसको उत्तर में देखिए। इससे पीछे हम बहुत सारा उपयोग देखे, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, जब वीडियो लंबा वाला, क्योंकि हम आपको समझा दें, यदि हम क्वेश्चन लाते पढ़ के भाग जाते हैं तो आपको समझ नहीं आता और आप बोलते हैं मतलब कुछ बोल कर चल जाते हैं, तो हमेशा अच्छा नहीं लगता, इसलिए यहाँ पर किसी को समझा दें। यहाँ पर विरंजक चूर्ण का उपयोग लिखना। ठीक, विरंजक चूर्ण के उपयोग में क्या लिखेंगे, पहला लिखेंगे कि इसे सूती कपड़े यानी लिनन और लकड़े के गुड्डे के पुराने में प्रयोग। देखिए यदि आप घर में रहते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, मतलब लेजाय बनता है इसे बोलते हैं, और वहाँ जो गद्दा होता है, मतलब वहाँ जो लुइया होता है, उसको उड़ाने में इसका प्रयोग करते हैं, इसका विरंजक चूर्ण का। दूसरा कहता है कि पीने वाला जो पानी होता है उसमें जो हानिकारक जीवाणु होता है उसको हटाने के लिए पता है क्लोरोफॉर्म बनाना। क्लोरोफॉर्म का नाम आप बहुत सुने, क्लोरोफॉर्म बनाने में इसका उपयोग करते हैं, इसका उपयोग विरंजक चूर्ण, जिसका सूत्र क्या होता है CaOCl2। कहता है कि चौथा कहता है 9 सिकुड़ने वाली ऊन,
जो एक ऐसा ऊन होता है जो कि सिकुड़ता नहीं कहता है, उसको बनाने के इसका उपयोग करते हैं। तो बताया गया कहता है कि प्रयोगशाला में, उद्योग में ऑक्सीकरण में इसका उपयोग होता है। ऑक्सीकरण के बारे में आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं और हम पढ़ा भी चुके हैं, ऐसा नहीं कि हमने पढ़ा, ठीक। और यहाँ पर 5 उपयोग था, आप देख लिए कि पहला उपयोग क्या था, इसे सूती कपड़ा में इन जो गद्दा होता है उसको उड़ाने के लिए। दूसरा कहता है कि पीने योग्य पानी में जो जीवाणु होता है उसको नाश करने के लिए। चौथा तीसरा कहता है कि जो क्लोरोफॉर्म होता है उसको बनाने के लिए। और जो चौथा होता है उसमें जो एक प्रकार का ऊन होता है जो कि सिकुड़ता नहीं, उसको बनाने के लिए। पाँचवा कहता है कि ऑक्सीकारक में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक। तो चलिए 1-2 और प्रश्न बच गया, ज़्यादा प्रश्न नहीं है, एक प्रश्न और इसके आगे एक प्रश्न, ठीक। इसमें कोई देखिए यहाँ पूछ रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग यहाँ लिखना, ठीक। यहाँ पर देखिए 6-7 उपयोग थे, तो हम इसका उपयोग देखते हैं। पहला उपयोग इसका है कि खिलौना, सांचे, सिरेमिक बर्तन बनने में इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा सजावटी सामान, मूर्ति बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। अस्पताल में जो होता है, मतलब यदि हड्डी टूट गया तो इसका उपयोग करते हैं उसे जोड़ने के लिए। पाँचवा की मतलब भवन बनाने के लिए, छत को मतलब समतल प्लेन रखने के इसका उपयोग करते हैं। पाँचवा है अग्निशामक जो होता है यंत्र, उसको बनाने में इसका उपयोग करते हैं। छठा है प्रयोगशाला में गैसों का रिसाव, यानी अगर गैस मतलब लीक कर रहा है तो उसको रोकने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करें। देखिए यहाँ पर हम नया आपको बात बता रहे हैं क्योंकि यदि आप कहीं और से पढ़ते हैं तो आपको इतना मतलब डिटेल से नहीं बताया जाएगा। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसा ही कंटेंट पर मिलता रहता है। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न की तरफ, जो कि पूछता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम लिखना। क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, ठीक। इसको बनाया कैसे जाता है, इसको कैसे बनाया जाता है? जिप्सम को अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर लें तो हमारा क्या बन जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ लिखा है कि जिप्सम को तेज़ी से गर्म करने पर यह पूर्ण रूप से निर्जलीय, देखिए यहाँ पर निर्जलीय का मतलब क्या, इससे पूरा तरीके से जल निकाल देता है और कैल्शियम सल्फेट का निर्माण करता है। और यह निर्जलीकरण के बाद जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। सिंपल देखिए यहाँ पर लिख जाएगा 120 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री से आप सिंपल लिखेगा कि 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, ठीक। देखिए यहाँ पर इसको बनाने का विधि लिख दिए, CSO4 × 2H2 जिसे बोलते हैं जिप्सम, और यहाँ पर 100 डिग्री प्लस ताप दे देंगे तो हमारा बन जाएगा क्या? CSO4 × 12H2O, और प्लस में बन जाएगा क्या? बन जाएगा जल बनेगा, इतना 3 भाग जल बनेगा। और यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म। और यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर इसका उपयोग लिखा है, पीछे में इसका 5-6 उपयोग देखें तो यहाँ पर आप 2 उपयोग देकर क्या करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही प्रश्न है, तो इस वीडियो में इतना ही लाने देते हैं। और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर जो होता है दी एंड होता है, यानी इसका हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब्जेक्ट कंप्लीट करा। तो आप वह वीडियो नहीं देखे तो उसका प्लेलिस्ट बना देगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दिए। और यह जो हमारा चैनल है, आपका चैनल, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ में यदि कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। और यह वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा? अच्छा लगा तो आप भी कमेंट कर, और ख़राब लगा तब पर भी आप कमेंट कर दी, तभी हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे। तो मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।